आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रपोजल की जो अगर हकीकत बन गया तो एशिया में सैन्य ताकत का पूरा समीकरण बदल सकता है। जापान के एक प्रतिष्ठित रणनीतिक थिंक टैंक ने सुझाव दिया है कि भारत और जापान को मिलकर एक 2000 से 3000 किलोमीटर रेंज वाला टैक्टिकल स्ट्राइक सिस्टम विकसित करना चाहिए। यह स्ट्राइक सिस्टम सिर्फ एक हथियार नहीं होगा, यह एक साझा डिटरेंस प्लेटफॉर्म होगा जिसका लक्ष्य है चीन की बढ़ती आक्रामकता का जवाब देना और इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाए रखना। दोनों देशों के सामने चीन एक साझा रणनीतिक चुनौती बनकर उभरा है। जापान को पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीपों पर खतरा है और भारत को लद्दाख, अरुणाचल और सिक्किम में LAC पर लगातार तनाव झेलना पड़ता है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में DF-17 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल, DF-26 जैसे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और A2AD यानी एंटी एक्सेस एरिया डिनायल स्ट्रैटेजी को तेजी से मजबूत किया है। भारत और जापान दोनों के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी में अलग अलग विशेषज्ञता है। भारत के पास अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 5000 किमी तक मार कर सकती हैं। जापान के पास टाइप 12 जैसी मिसाइलें हैं जिन्हें अब 1500 किमी रेंज तक अपग्रेड किया जा रहा है। अब अगर इन दोनों देशों की विशेषज्ञता को जोड़ा जाए, जापान की सटीक मैन्युफैक्चरिंग और भारत की कम लागत वाली इनोवेशन क्षमता, तो 3000 किलोमीटर रेंज की एडवांस क्रूज या हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना मुमकिन हो सकता है। ऐसे स्ट्राइक सिस्टम को लैंड, सी और एयर तीनों प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च किया जा सकता है। जापान के पास इजुमो क्लास हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं जो अब फुल फ्लेज्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स में बदले जा रहे हैं। भारत के पास अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन और सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट हैं। ये मिसाइलें क्वाड जैसी रणनीतिक साझेदारियों में भी उपयोग की जा सकती हैं, जिससे चीन की A2AD नीति पर सीधा असर पड़ेगा। अगर भारत और जापान के पास 3000 किलोमीटर रेंज की साझा स्ट्राइक क्षमता आ जाती है तो ये चीन को कई मोर्चों पर दबाव में ला सकता है। जापान से लॉन्च करके बीजिंग, शंघाई जैसे प्रमुख शहरों तक पहुंचा जा सकता है। भारत से चीन के पश्चिमी थिएटर्स जैसे तिब्बत, झिंजियांग को टारगेट किया जा सकता है। इस तरह का मल्टी डायरेक्शनल डिटरेंस चीन को अपने संसाधन बिखेरने पर मजबूर करेगा और उसकी आक्रामक रणनीतियों को धीमा कर सकता है। इस साझा स्ट्राइक सिस्टम के विकास में कई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। सबसे पहली बाधा जापान के संवैधानिक प्रतिबंध हैं, जहां आर्टिकल 9 उसे आक्रामक सैन्य क्षमताएं रखने से रोकता है। हालांकि हाल के वर्षों में इसमें कुछ लचीलापन देखा गया है। दूसरी ओर भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देता है और किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने से पहले अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का ध्यान रखता है। इसके अलावा ऐसी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमताएं विकसित करने के लिए उन्नत प्रोपल्शन सिस्टम, गाइडेंस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सर्विलांस रिकॉन ISR नेटवर्क की जरूरत होती है, जो न केवल अत्यंत महंगे होते हैं बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी काफी जटिल हैं। भारत और जापान पहले ही रक्षा सहयोग की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुके हैं। जापान ने 2022 में अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के तहत काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करने की नीति अपनाई है, जो एक बड़ा रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है। वहीं भारत पहले से ही निर्भय क्रूज मिसाइल और अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज जैसी लंबी दूरी की मारक क्षमताओं का विकास कर चुका है। दोनों देश मिलकर धार्मा गार्डियन थल सेना और मलाबार नौसेना जैसी संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते रहे हैं, जो उनके सैन्य तालमेल और साझा रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। भारत और जापान के बीच ये प्रस्ताव सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं है, यह पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन का एक नया अध्याय लिख सकता है, जहां एक ओर यह चीन के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक चैलेंज बनेगा, वहीं यह अमेरिका पर निर्भरता को भी कम करेगा और मल्टीपोलर डिटरेंस की तरफ एक ठोस कदम होगा। आपको क्या लगता है? क्या भारत और जापान को इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? क्या इससे क्षेत्र में स्थिरता आएगी या टकराव बढ़ेगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही डिफेंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स से जुड़े कंटेंट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।